उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आज़ादी के बाद भारत द्वारा सामना की गई चुनौतियों की व्याख्या करने में, भारत के संविधान की विशेषताओं को सूचीबद्ध करने में, सत्ता के विभाजन की व्याख्या करने में, 60 वर्षों में भारत की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने में, 60 वर्षों के दौरान भारत की विफलताओं पर प्रकाश डालने में। एक नया और खंडित राष्ट्र। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने शरणार्थियों और रियासतों की चुनौतियों का सामना किया। लंबे दौर में इस नवहाट राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी। ये भी ऊंची जाति और नीची जाति में बटी हुई थी। ये विशाल देश लगभग हर चीज में विविधता संजोए हुए था, जैसे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में, उनके पहनावों में, उनके धर्म और कर्म धंधों आदि में। इस नए राष्ट्र को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए खेती की उपज को बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रिया को साथ साथ चलना था, इसलिए हर किसी को एक मंच के नीचे रखना मुश्किल हो गया था। इन विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर करना आवश्यक था, क्योंकि ये देश में हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे और आगे चलकर अमीर गरीब वर्ग का विभाजन करते, क्योंकि ना तो वहां कोई नौकरी होती और ना ही खेती के अतिरिक्त आय का कोई और साधन होता। गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि वो गांधी जी के इस दृढ़ विचार से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। नए संविधान की रचना। संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं और भारत के सभी हिस्सों से प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इन बैठकों की चर्चाओं के फलस्वरूप भारत के संविधान का गठन हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान की एक महान विशेषता थी, जिसके अनुसार 21 साल या उससे अधिक आयु के लोग वोट दे सकते थे। संविधान के अनुसार कानून की नज़र में सभी समान हैं और जाति, लिंग, धर्म या जातीयता के आधार पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ लोग चाहते थे कि भारत हिंदू आदर्शों पर और पाकिस्तान मुस्लिम आदर्शों पर आधारित हो। समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। अस्पृश्यता और अन्य तरह के भेदभाव भारतीय समाज का मुख्य हिस्सा थे।
समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने उन्हें नए विशेषाधिकार दिए। संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांटकर संतुलन हासिल किया। सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि विषयों को रखा गया, जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना संविधान बदला और अपनी प्रांतीय शाखाओं को भाषाई समूहों के आधार पर पुनर्गठित किया। हालांकि राष्ट्रवाद के रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और रैलियां भड़की, जो अपने अपने अलग राज्यों की मांग कर रही थीं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। अक्टूबर 1952 में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर ने पूरे प्रदेश को अस्त-व्यस्त कर डाला और केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने राज्य की मांग करने लगे और फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा और बंगाल जैसे राज्यों का गठन हुआ। विकास की योजनाएं बनाना या नियोजन और विकास। नए राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में से भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज्यादा सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, जहां राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही राष्ट्र के आर्थिक विकास में परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। योजना आयोग ने विभिन्न उद्योगों के विकास और अर्थव्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं पर काम किया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित ये कारखाना आधुनिक भारत के विकास का
एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि शिक्षा और कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कुछ का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2017 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 17वीं वर्षगांठ मनाई। इन 70 वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां और असफलताओं को देखा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 70 वर्षों के दौरान भारत की प्रमुख सफलताएं हैं: भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यहाँ विविधता में एकता है। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। जमीनी स्तर पर देश में अभी भी विभाजन और भेदभाव है। धर्मनिरपेक्षता और सत्ता के विकेंद्रीकरण के बावजूद सीमांत समुदाय आज भी पीड़ित हैं। 70 वर्षों के दौरान भारत की विफलताएं निम्नलिखित हैं: गहरे मतभेद या विभाजन अभी भी बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या दलित आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। अमीर और गरीबों के बीच का अंतराल इन वर्षों में लगातार बढ़ता गया है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान की एक महान विशेषता थी। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर थी। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि विषयों को रखा गया, जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया और अंग्रेजी को अदालतों, सेवाओं और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए उपयोग किया जाना था। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना संविधान बदला और अपनी प्रांतीय शाखाओं को भाषाई समूहों के आधार पर पुनर्गठित किया। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर ने पूरे प्रदेश को अस्त-व्यस्त कर डाला और केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी।